कॉरिडोर से गुजर रहा था। जब वो एक कमरे के पास से गुजरा तब दरवाजे के पीछे से एक हाथ आया और झट से उसके मुंह को दबाकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। वो हाथ राणा का था। राणा ने उस वार्ड बॉय का मुंह कसकर पकड़ा हुआ था और सामने राजेश्वर एक नोटों की गड्डी उस वार्ड बॉय की आंखों के सामने पकड़े खड़ा था। ये देख, पूरे 25,000 हैं। अभी और मिलेंगे अगर चिल्लाया नहीं तो। राणा ने धीरे धीरे वार्ड बॉय के मुंह पर से अपनी पकड़ ढीली की। वार्ड बॉय राणा के हाथों से छूटते ही पैसे गिनने लगा। बोलो क्या चाहिए? घर पर रोमा और दिया बेचैन बैठे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें कोई सूर्यदेव की खबर दे रहा था। दोनों बस टीवी पर आधी अधूरी खबरें ही देख रहे थे। भैया का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ होंगे और पापा की भी कोई खबर नहीं है। राज कभी अपना फोन ऑफ नहीं रखता। फिर से कोशिश करो, नहीं लग रहा। पता नहीं ऐसे वक्त पर भैया ने फोन ऑफ क्यों रखा है। इतने में दिया का फोन बजा। दिया ने स्क्रीन पर एक नाम देखा और झट से फोन कट कर दिया। क्या बात है दिया, किसका फोन है? कोई नहीं, बस ऐसे ही एक फ्रेंड का। माँ, तुम जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाओ बेटा। अगर राज लौटा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। ठीक है मम्मा। दिया अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने अपने फोन से एक कॉल लगाया। हेलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं घर पर होती हूँ तब फोन मत किया करो। वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये न्यूज़ पर तुम्हारे पापा के बारे में कह रहे हैं, किसी ने उन्हें गोली मार दी है। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या? ये सब कैसे हुआ? वो ठीक तो हैं? अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। भैया हॉस्पिटल गए हैं और उनका फोन बंद आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दूसरी ओर ज़ारा एक लड़के के सामने बैठी थी जो दिया की उम्र का था। अरे डफर, सूर्यदेव जिंदा है या नहीं ये पूछने के लिए कहा था। ऐसे कैसे डायरेक्ट पूछूं? उसे शक नहीं होगा क्या? और अगर मर गए होते तो वो बता देती। नहीं बताया इसका मतलब जिंदा है। ठीक है, ये ले। ज़ारा ने नोटों की एक गड्डी उस लड़के को दी। गड्डी उठाकर वो लड़का वहां से निकल गया। ये देखिए, ये फ्रेश बॉडी है। ये कल ही आई है और इसका कोई माँ बाप नहीं है। साइज भी बराबर ही लग रही है। राजेश्वर, राणा और वार्ड बॉय दीपक अस्पताल के मॉर्ग में एक डेड बॉडी ढूंढ रहे थे। राजेश्वर का मानना था कि ओटी से निकलते ही सूर्यदेव पर हमला हो सकता था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सूर्यदेव को एक दूसरी बॉडी से बदलने की जरूरत थी। लेकिन बाबा, ये बॉडी हम इतनी पुलिस होते हुए बदलेंगे कैसे? ये तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता मालूम है, लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि मेरी नौकरी भी जा सकती है। सूर्यदेव सिंह पर हुए हमले ने पूरे सिंडिकेट को झकझोर कर रख दिया था। सूर्यदेव सिर्फ बंबई का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा हथियारों का डीलर था, इसलिए सिंडिकेट के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। सिंडिकेट के लीडर सैयद मुस्तफ़ा ने सभी सिंडिकेट मेंबर की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुंबई अंडरवर्ल्ड और बाकी राज्यों के लोग भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा सिंडिकेट के सबसे तजुर्बेदार और बूढ़े होने की वजह से उन्हें लीडर बनाया गया था। मुंबई के एक बहुत आलीशान होटल में ये मीटिंग बुलाई गई थी। जब सिंडिकेट के सभी मेंबर पहुंच गए, मुस्तफ़ा ने मीटिंग शुरू की। सूर्य के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सिंडिकेट उस शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जिसने ये बुज़दिली का काम किया है। अजय देसाई, ये उसी ने किया है। मुंबई के बाई कला का करीम शेख बीच में बोल पड़ा। मैं अजय और सूर्य को अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को तकलीफ जरूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मारेंगे। तो फिर आज अजय देसाई कहाँ है? आज क्यों नहीं आया वो? ये मीटिंग सिंडिकेट के मेंबर्स को धंधे में हो रहे नुकसान के लिए रखी गई है। अगर सूर्य को कुछ हो गया तो सिंडिकेट को हथियार सप्लाई कौन करेगा? ऐसे में हम धंधा कैसे करेंगे? साउथ मुंबई के रामेश्वर रेड्डी ने सभी लोगों से एक सीधा सवाल पूछा। इतने में एक ठोस आवाज में पीछे से जवाब आया। रेड्डी साहब, कितने हथियार चाहिए? मुझे बताइए, मैं ला कर दूंगा। अजय देसाई ने स्टाइल से आंखों पर काला चश्मा और सूट पहने हुए मीटिंग में एंट्री मारी। क्या बात है, कोई मुझे याद कर रहा था क्या? रेड्डी को हथियार तो तुम दे दोगे, लेकिन बाकी सभी का क्या? इतने में रामेश्वर रेड्डी बीच में बोल पड़े। बात सिर्फ हथियारों की नहीं है,
एक मिनट। रेड्डी ने अपनी लुंगी पर कमर पर लगी एक रिवॉल्वर निकाली। ये देखो, ये मेरी रिवॉल्वर है। अब ये देखो। रेड्डी ने रिवॉल्वर की सारी गोलियां निकाल दी। अब इस रिवॉल्वर का मैं क्या करूं? ये मैं मेरे बच्चे को दिया तो वो इससे खेलेगा, कोई फायदा नहीं है इसका। प्रॉब्लम हथियार का नहीं है, वो हमारे पास है। सूर्य हर हफ्ते गोलियां भेजता था, उसका क्या करेंगे? इतने में भीड़ से एक आदमी उठा। हमने सूर्य को हथियारों का पूरा कंट्रोल देकर गलती कर दी। सूर्य को किसी ने कंट्रोल नहीं दिया है, वो अपने दम पर यह धंधा करता था। हम सब बस आलसी हो गए। और इतने में अजय देसाई उठकर खड़े हो गए और बाकी सभी लोग एकदम से चुप हो गए। मैं करूंगा, ये जितने भी लोग हैं सबके ऑर्डर्स मैं पूरे करूंगा, और सूर्य तुम लोगों को जो भाव देता था उससे कम में लूंगा। राजेश्वर और राणा मॉर्ग से उस लावारिस लाश को स्ट्रेचर पर लेकर कॉरिडोर में पहुंचे। उन्होंने उस लाश के चेहरे पर पट्टी से ड्रेसिंग कर दी थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। दोनों ने मास्क पहन रखा था। रास्ते में उन्हें वो 4 लोग दिखे जो उस काले रंग की गाड़ी से उतरे थे। राजेश्वर और राणा ने हिचकिचाते हुए उन लोगों को पार किया और लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़े हो गए। बाबा, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या? ये लोग, ये कोई और है। क्या मतलब? ये लोग सिंडिकेट के लोग नहीं हैं, क्योंकि सिंडिकेट में सभी हथियार सूर्य ही सप्लाई करता था, और उस आदमी की कमर पर टंगी गन हमारी सप्लाई की हुई गन नहीं है। हो सकता है उनका कोई और सप्लायर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंडिकेट में जितने भी हथियार इस्तेमाल होते हैं सब सूर्य के कंपनी के ही होते हैं। तो इसका मतलब कोई और है जो पापा को मारना चाहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अजय देसाई ने किसी को सूर्य को मारने का काम सौंपा हो। ये जो कोई भी है, इस वक्त हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो अब भी पापा को यहाँ से निकालना है। अस्पताल में पेशेंट्स को ले जाने के लिए अगल बगल में 2 लिफ्ट्स थी। दाहिनी तरफ की लिफ्ट का दरवाजा खुला और राजेश्वर और राणा उस लाश को लेकर लिफ्ट में दाखिल हुए। उन्हें दूसरी मंजिल से 5वीं मंजिल पर आईसीयू में जाना था। जब लिफ्ट 3री मंजिल पर पहुंची तब लिफ्ट अचानक रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर राजेश्वर और राणा के होश उड़ गए। उनके सामने कमिश्नर शर्मा थे जो एक इंस्पेक्टर के साथ लिफ्ट में दाखिल हुए। राजेश्वर ने अपने चेहरे पर लगा मास्क बाएं गाल की तरफ खींचकर उस निशान को छिपाने की कोशिश की जो कमिश्नर शर्मा के थप्पड़ की वजह से पड़ा था। क्या कमिश्नर शर्मा राजेश्वर और राणा को पहचान पाएंगे? क्या रामेश्वर सूर्यदेव और उस लावारिस लाश की अदला बदली करने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए दीवार का अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। कमिश्नर शर्मा ठीक राजेश्वर और राणा के सामने ही खड़े थे। उन्हें सिर्फ दोनों की आंखें दिखाई दे रही थी। राजेश्वर के माथे पर पसीना जमना शुरू हो गया था। कमिश्नर शर्मा डेड बॉडी को और राजेश्वर को बारी बारी देख रहे थे। बहुत बदबू आ रही है, क्या ये मर चुका है? कमिश्नर राजेश्वर की तरफ जवाब की उम्मीद से देख रहे थे। राजेश्वर जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो कमिश्नर को उसकी आवाज पहचानने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। जी जिंदा है। वो क्या है ना, बहुत दिनों से बॉडी को स्पंज बात नहीं किया है, इसीलिए आपको बदबू आ रही है। अभी वही करने जा रहे हैं। वैसे क्या हुआ है इसे? जी वो बाइक एक्सीडेंट। राणा ने जवाब देकर किसी तरह सब संभाल लिया। कमिश्नर शर्मा को राजेश्वर पर हल्का सा शक हो ही रहा था कि इतने में लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजा खुला। कमिश्नर लिफ्ट से बाहर निकल गए और दरवाजा फिर से बंद होते ही राजेश्वर ने एक राहत की सांस ली। दोनों 5वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकले और स्ट्रेचर को लिफ्ट से कुछ दूरी पर रख दी, जहां से लिफ्ट तक पहुंचने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हों। रात के 3 बज रहे थे और सूर्यदेव का ऑपरेशन खत्म हो चुका था। राणा दूसरी मंजिल पर ओटी के पास गया, जहां से वो सूर्यदेव के निकलने पर राजेश्वर को इत्तिला कर सके। अब राजेश्वर राणा के फोन का इंतजार कर रहा था। आईसीयू के पास कुछ पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे और वहां वो काले कपड़े पहने लोग भी मौजूद थे। राजेश्वर बड़े ध्यान से उन लोगों को देख रहे थे, मानो जैसे वो उन लोगों के होठ पढ़ रहे हो।
राजेश्वर ने उन्हें देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग उसके पिता सूर्यदेव सिंह की ही बात कर रहे थे। वो लोग आईसीयू का कुछ इस तरह मुआयना कर रहे थे जैसे वो कुछ प्लान कर रहे हो। इतने में राजेश्वर का फोन बजा और वो सतर्क हो गया। उसने अपनी नज़र उन लोगों से हटाकर लिफ्ट के नंबर पर घुमाई। लिफ्ट दूसरे मंजिल पर थी और धीरे धीरे वो नंबर बढ़ने लगा। राजेश्वर ने तुरंत अपना फोन निकाला। दीपक, तैयार हो जाओ। राजेश्वर ने गिनती शुरू की। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही थी उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। 3, 2, 1। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर से कुछ डॉक्टर्स और वार्ड बॉयज ने सूर्यदेव का स्ट्रेचर लिफ्ट से बाहर निकाला। उन वार्ड बॉयज में एक राणा भी था जिसने बाहर निकलते ही राजेश्वर को एक इशारा किया। दीपक, अभी। जैसे ही स्ट्रेचर पूरी तरह बाहर निकला, अचानक फ्लोर की सभी लाइट्स ऑफ हो गई और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। अरे, लाइट्स कैसे चली गई? कोई भागो मत, जनरेटर शुरू हो जाएगा 10 सेकंड में। जैसे ही जनरेटर शुरू हुआ, सभी लाइट्स फिर से ऑन हो गई। फ्लोर पर मौजूद सभी लोग फिर से अपने अपने काम में लग गए। डॉक्टर्स और वार्ड बॉयज ने सूर्यदेव का स्ट्रेचर लिफ्ट से निकाला और आईसीयू की तरफ धकेल कर ले गए। उसी वक्त दूसरी लिफ्ट का दरवाजा बंद होता नजर आया और उसमें राजेश्वर और राणा थे और उनके सामने भी एक स्ट्रेचर था जिस पर असली सूर्यदेव लेटे हुए थे। दूसरी ओर घर पर रोमा बहुत बेचैन थी। उसे ना तो अपने पति सूर्यदेव की और ना ही बेटे राजेश्वर की कोई खबर मिली थी। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने फोन उठाकर एक फोन लगाया। हेलो अजय, मैं रोमा बोल रही हूँ। आखिर तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत पड़ ही गई। मैं जानती हूँ सूर्या के साथ जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सूर्यदेव को ऐसे इतनी आसानी से मारूंगा? मैं कितना बड़ा कमीना हूँ, ये तुमसे अच्छा कोई और नहीं जानता रोमा। देखो अजय, ये नाटक मेरे सामने मत करो। हमने ये तय किया था कि तुम सूर्या के रास्ते में कभी नहीं आओगे। सब कुछ याद है मुझे रोमा, मैं मेरे वादे कभी नहीं भूलता। पता है क्यों? क्योंकि मैं सूर्यदेव सिंह नहीं हूँ। रोमा अजय की ये बात सुनकर शांत हो गई। उसके पास जैसे कोई शब्द ही नहीं थे। ठीक है, चलो एक डील करते हैं। कैसी डील? तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि तुम्हारा सूर्यदेव अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। किसी भी वक्त उसे मार सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? पर राज ने बताया वहाँ सूर्या के आदमी तैनात है। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। और क्या? बोलो अजय। और पुलिस भी इस प्लान में शामिल है। सूर्य के बचने के चांस बहुत कम है। क्या? लेकिन मैं ये सब रोक सकता हूँ। मेरे एक फोन से सब कुछ रुक सकता है। लेकिन क्या? इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? एक हथियारों का कंसाइनमेंट आया है रशिया से, जो सूर्य ने किसी खुफिया गोडाउन में रखवाया है। मुझे वो सारे हथियार चाहिए। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें पता तो है कि मुझे सूर्या के काम का कुछ पता नहीं। तुम्हें किसी तरह पता करना होगा। और सूर्य का खास आदमी राणा, उसे तो बहुत कुछ पता है। देख लो, अगर पति जिंदा चाहिए तो इतना करना होगा। लेकिन अजय देसाई ने बीच में ही फोन काट दिया। रोमा अब एक नई उलझन में फंस गई थी। अस्पताल में राजेश्वर और राणा ने वार्ड बॉय दीपक की मदद से सूर्यदेव को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। दोनों वहीं सूर्यदेव के पास बैठे थे। राणा की वहीं आंख लग गई थी। अचानक राजेश्वर को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। राजेश्वर फायर एग्जिट की सीढ़ियों से छिपकर उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि काले रंग के कपड़े पहना हुआ एक आदमी कमिश्नर शर्मा पर चिल्ला रहा था। तुम्हारे होते हुए कैसे हुआ कमिश्नर? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर सूर्यदेव बचकर निकल गया तो तुम नहीं बचोगे। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बॉडी यहाँ कैसे आई? मेरे लोगों ने नजर रखी हुई थी सूर्यदेव पर। क्या नजर रखी थी? तुम्हारे नाक के नीचे से कोई इतना बड़ा आदमी ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। ये तो किसी मरे हुए आदमी की बॉडी है जो किसी ने बदल दी है। इससे बदबू भी आ रही है। जल्दी ढूंढो सूर्यदेव को। मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगाई है, उसमें जरूर कुछ पता चलेगा। पूरा अस्पताल छान मारो, एक एक कमरा, एक एक पेशेंट को अच्छी तरह से देखो। अगर बॉस को पता चला तो पूरा अस्पताल जला देंगे। नहीं, बॉस को अभी कुछ मत बताना,
मैं ढूंढता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर राजेश्वर के होश उड़ गए। वो तुरंत उन्हीं सीढ़ियों से जनरल वार्ड में भागा और उसने हड़बड़ी में राणा को जगाया। राणा, उन्हें पता चल गया है। वो सभी कमरों में तलाशी ले रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? वो लोग तो अब ज्यादा चौकन्ने हो गए होंगे। हम सूर्य को अस्पताल से बाहर कैसे ले जाएंगे? पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। राजेश्वर बेहद डर चुका था। बेचैनी में वो एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगा। इतने में उसकी नज़र खिड़की के बाहर अस्पताल की पिछली गेट पर पड़ी। उसने देखा कि गेट पर पुलिस वालों के साथ साथ कुछ लोग और भी पहरा दे रहे थे। राजेश्वर ने यह भी देखा कि देर रात अस्पताल के कंपाउंड में लोगों का आना जाना कम था और वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ भी पार्क नहीं थी। उसके बाद उसकी नज़र कंपाउंड के दूसरे कोने में खड़ी एक एम्बुलेंस पर पड़ी। राजेश्वर ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर लगाया। हेलो दीपक, बस एक आखिरी मदद कर दे। क्या राजेश्वर और राणा दुश्मन के सूर्यदेव को ढूंढने से पहले उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल पाएंगे? क्या रोमा अजय देसाई को वो दे पाएगी जो उसे चाहिए? क्या अजय देसाई सूर्यदेव की अस्पताल में जान बचाएगा? जानने के लिए सुनिए दीवार का अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। ये तो बहुत मुश्किल काम है। एम्बुलेंस की चाबियां रजिस्टर पर डॉक्टर या स्टाफ के साइन के बिना नहीं मिलती। अगर मैंने साइन किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। बात पैसों की नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो सकती है। इस बार वार्ड बॉय दीपक राजेश्वर की कोई मदद नहीं कर पाया। इतने में राणा को दरवाजे के बाहर कुछ परछाइयां आती दिखी। बाबा, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। दोनों ने तुरंत सूर्यदेव को स्ट्रेचर पर लिटाया और उन्हें फायर एग्जिट की सीढ़ियों से बाहर ले गए। जनरल वार्ड पहली मंजिल पर होने की वजह से वो लोग अस्पताल के पार्किंग में जल्दी पहुंच गए। वहां राजेश्वर को वो एम्बुलेंस दिखाई दी जो उसने ऊपर से देखी थी। राणा, किसी भी तरह इस एम्बुलेंस को शुरू करना होगा। कोशिश करता हूँ। राणा ने अपनी कोहनी से एम्बुलेंस ड्राइवर के सीट पर जोर से मारा और कांच को तोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने एम्बुलेंस के दरवाजे खोलकर सूर्यदेव को उसमें डालकर उन्हें अंदर कसकर बांध दिया ताकि वो ज्यादा हिले ना। उसके बाद राणा ने कुछ वायर्स जोड़कर एम्बुलेंस को शुरू करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार एम्बुलेंस शुरू हो ही गई, लेकिन एम्बुलेंस के साथ साथ एम्बुलेंस का सायरन भी बज उठा। राणा ने तुरंत सायरन ऑफ किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के कंपाउंड के हर एक इंसान की नज़र एम्बुलेंस पर पड़ चुकी थी और उन्हें यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि उस एम्बुलेंस में सूर्यदेव थे। सभी पुलिस वाले चौकन्ने हो गए और एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगे। राणा, वो गेट देख रहे हो? ये अस्पताल का पिछला गेट है। ये ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर हम तेजी से गए तो ये गेट टूट सकती है। समझ गया बाबा। राणा ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया और एम्बुलेंस गेट की ओर निकल पड़ी। अस्पताल का कंपाउंड काफी बड़ा होने की वजह से एम्बुलेंस ने काफी तेजी पकड़ ली थी। इतनी तेजी कि किसी ने उसके सामने आने की हिम्मत नहीं की। एम्बुलेंस जोर से गेट से टकराई और गेट बीच में खुल गई। राणा ने गेट से निकलते ही दाहिनी ओर स्टीयरिंग घुमाकर एम्बुलेंस को कंट्रोल किया और वो लोग अस्पताल से निकल गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। राणा, 2 पुलिस की गाड़ियां हमारे पीछे हैं। एक काले रंग की गाड़ी भी है। बस एक बार इन छोटी गलियों से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए तो इनसे बच सकते हैं। यहाँ से हाईवे ज्यादा दूर नहीं है, हम निकल सकते हैं। राणा एक बहुत ही उम्दा ड्राइवर था। उसने किसी तरह उन गलियों से पुलिस को चकमा दिया और हाईवे पर पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख रही। लगता है वो लोग पीछे छूट गए और वो दूसरी गाड़ी भी नहीं दिख रही कहीं। हम कहाँ जा रहे हैं राणा? कर्जत में सूर्य का एक फार्म हाउस है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। सिर्फ सूर्य और रोमा को पता है। सूर्य वहीं सुरक्षित रहेगा। घर पर रोमा उस बेसमेंट में पहुंची जहां सूर्यदेव अपने कुछ हथियार रखते थे। वो बेसमेंट में उस गोडाउन का पता ढूंढने आई थी जहां सूर्यदेव ने रशिया के कंसाइनमेंट के हथियार रखे थे। रोमा ने बेसमेंट का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। सबसे आखिर में रोमा एक टेबल तक पहुंची जिसमें बहुत सारी दराजें थी। हर दराज में बहुत से कागज थे।
रोमा ने हर कागज बारीकी से पढ़ा, लेकिन उसके काम का उसमें कुछ नहीं था। एक फाइल पढ़ते हुए उस फाइल से कुछ जमीन पर गिरा। जब रोमा ने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसने देखा कि वो उसकी सूर्यदेव की और अजय देसाई की एक पुरानी तस्वीर थी। रोमा ने उस तस्वीर को देखकर वैसे ही उस फाइल में रख दिया। वापस रखते हुए रोमा ने देखा कि उस तस्वीर के पीछे 3 अंकों का एक नंबर लिखा था। तभी अचानक रोमा को कुछ याद आया और वो तुरंत अपने कमरे से भागी। कमरे में पहुंचते ही रोमा ने सूर्यदेव की अलमारी खोली और उसमें कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वहां एक सूटकेस मिला जिस पर 3 नंबरों वाला लॉक लगा था। उसने तस्वीर के पीछे मिले नंबर से उस सूटकेस का ताला खोला और आखिरकार उसे वो मिल ही गया जो वो ढूंढ रही थी। उस सूटकेस में एक फाइल थी जिसमें रशिया के ट्रेडर्स के साथ हुई डील की जानकारी थी। उसमें उस गोडाउन का भी पता था जहां सूर्यदेव हथियार रखता था। रोमा ने जरा से भी देर नहीं की और अजय को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन अचानक उसे घर के बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो बेहद डर गई। रोमा ने तुरंत सूटकेस बंद किया और उसे लॉक लगाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगी। इतने में उसे कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। दूसरी ओर राणा और राजेश्वर हाईवे पर करजत फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे थे। राणा, ये जो कोई भी है, ये लोग इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर है कौन, कहां से आए हैं। ये जो कोई भी है बहुत पावरफुल आदमी है। मैंने उन काले कपड़े पहने लोगों में से एक को कमिश्नर शर्मा पर चिल्लाते हुए सुना, और वो आदमी कमिश्नर से कह रहा था कि अगर बॉस को पता चला तो वो पूरा अस्पताल जला देंगे। इसका मतलब ये कोई बड़ा खिलाड़ी है। शायद सूर्य ही इसके बारे में कुछ बता सकता है। राणा, मैं कब से घर पर मॉम और दिया को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों के फोन ऑफ आ रहे हैं। कहीं ये लोग घर पर तो नहीं पहुँच गए। एम्बुलेंस चलाते हुए राणा की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और अचानक वो स्टीयरिंग बाईं तरफ घुमाकर जोर से चिल्लाया, बाबा नीचे झुको जल्दी। एम्बुलेंस की पिछली कांच गोली लगने की वजह से टूट गई। वो काले रंग की गाड़ी दोबारा आ गई थी। जैसे ही कांच टूटी, राजेश्वर तुरंत सूर्यदेव के पास गया। बाबा, ये गाड़ी फिर से आ गई। सूर्य ठीक तो है? हाँ पापा ठीक है। ये लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं। इतने में गाड़ी से एक और गोली चली। राणा ने तुरंत एम्बुलेंस का सायरन ऑन कर दिया, जिससे आगे चल रही बाकी गाड़ियां सामने से हटने लगी। बाबा, आपको उनके ऊपर गोली चलानी होगी। मेरी गन ले लीजिए। नहीं राणा, नहीं। डरिए मत बाबा, आपकी रगों में सूर्य का खून है, और इस वक्त अगर आपने गन नहीं चलाई तो हम सब मारे जाएंगे। राणा ने एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अपनी गन आगे की। राजेश्वर ने हिचकिचाते हुए गन अपने हाथ में पकड़ी। बाबा, वो 4 लोग हैं। हम एक एक करके उन्हें नहीं मार सकते। आपको उसके ड्राइवर को मारना होगा। मैं एम्बुलेंस को एक तरफ ले जाकर धीमा कर दूंगा, ठीक है? राजेश्वर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राणा ने बताया हुआ प्लान आज से पहले उसने सिर्फ विदेशी फिल्मों में ही देखा था। उसने मुड़कर अपने पिता सूर्यदेव की तरफ देखा और उसे याद आया कि किस तरह सूर्यदेव ने अपने परिवार को बचाने के लिए उस पार्टी में 5 लोगों का सामना अकेले किया था। उस दृश्य ने राजेश्वर को हिम्मत दी और राजेश्वर ने गन की पकड़ को सख्त किया। राणा, मैं तैयार हूँ। राणा ने एम्बुलेंस को डिवाइडर के पास की लेन में मोड़ दिया। एक तरफ डिवाइडर होने की वजह से उस गाड़ी को एम्बुलेंस के बाएं तरफ से आना पड़ा। राणा ने साइड मिरर में देखा कि उस गाड़ी के ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने खिड़की खोलकर अपनी गन बाहर निकाली थी। जिस तरह राजेश्वर गोली चलाने की राह देख रहा था, वैसे ही वो आदमी भी एम्बुलेंस पर गोली चलाने की राह देख रहा था। राणा ने एम्बुलेंस को धीमा करना शुरू किया और वो गाड़ी एम्बुलेंस के बराबर पहुंची। एम्बुलेंस और वो गाड़ी एक ही गति में चल रहे थे। राजेश्वर ने गोली चलाने के लिए गन बाहर निकाली और उसी वक्त गाड़ी में बैठे आदमी ने भी अपनी गन आगे की। गोली आखिर किसने चलाई? क्या राजेश्वर और राणा सूर्यदेव को सही सलामत फार्म हाउस तक पहुंचा पाएंगे? रोमा ने किसकी आवाज सुनी? जानने के लिए सुनिए दीवार का अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। एक तरफ राजेश्वर की गन से गोली निकली और दूसरी तरफ काले रंग की गाड़ी में बैठे उस आदमी की गन से।
उस आदमी की चलाई हुई गोली एम्बुलेंस पर राजेश्वर की खिड़की के पास उसके सर से 1 इंच दूर लगी। लेकिन राजेश्वर की गोली उस काले रंग की गाड़ी के ड्राइवर सीट के शीशे को चीरते हुए उसके ड्राइवर की कनपट्टी पर लगी। ड्राइवर वहीं ढेर हो गया और उसका स्टीयरिंग बाईं तरफ घूम गया। देखते ही देखते गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और वो 3 बार पलटी। राणा ने एम्बुलेंस की स्पीड और बढ़ाई और वो एम्बुलेंस को उस गाड़ी से दूर ले गया। राजेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा कि फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ा धमाका हुआ। हा, मैंने कहा था ना बाबा, आपके अंदर सूर्यदेव सिंह का खून है। राजेश्वर बड़ी उलझन में था। उसने 4 लोगों को जान से मार दिया था, ऐसे 4 लोग जिन्हें वो जानता तक नहीं था और ना ही उसने ठीक से उनकी शक्ल देखी थी। लेकिन किसी कारण राजेश्वर खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था। राजेश्वर ने पीछे मुड़कर सूर्यदेव को देखा। इतना सब होने के बावजूद सूर्यदेव पर एक खरोच भी नहीं आई थी। सुबह होने में अब कुछ ही देर बची थी। दोनों करजत के फार्म हाउस पहुंच गए। वो बहुत ही आलीशान फार्म हाउस था। वो बहुत बड़ी जमीन, ढेर सारे कमरे और बहुत सारी गाड़ियों से भरा था। देखकर लग रहा था वो एक आधुनिक और बहुत ही पॉश फार्म हाउस था। सबसे पहले राजेश्वर और राणा ने सूर्यदेव को सही सलामत एक कमरे में शिफ्ट किया। राणा, मुझे मॉम और दिया की बहुत फिक्र हो रही है। उनका फोन अभी भी नहीं लग रहा है। मैं भी कब से कोशिश कर रहा हूँ। घर पर भी मेरे एक आदमी का फोन नहीं लग रहा है। जरूर कुछ हुआ है। मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। नहीं बाबा, ये एक ट्रैप हो सकता है। हो सकता है कि दुश्मन वहां आपका इंतजार कर रहे हो। लेकिन हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। अगर मॉम और दिया को कुछ हो गया तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? राजेश्वर और राणा बहुत उलझन में थे। राणा ने अपने जितने भी भरोसे के आदमी थे सबको फोन लगाया। बाबा, अभी मेरी सिंडिकेट के रमेश रेड्डी से बात हुई। वो अपने कुछ आदमियों को लेकर घर पर देख आएगा। उससे कहना जल्दी करे। मुंबई के उस अस्पताल में जहां सूर्यदेव सिंह को पिछली रात रखा गया था, वहां ज़ारा पहुंची। उसने एक अलग भेष बना रखा था, जैसे कि वो कोई बहुत बड़े सरकारी अफसर हो। उसने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी। उसके साथ और 2 आदमी भी थे जिन्होंने वैसा ही भेष बना रखा था। तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे। हमें अस्पताल के डायरेक्टर से मिलना है। जी, आप कौन? ज़ारा ने एक ID कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिखाया। मैं CBI अफसर सोनिया मेहरा और ये मेरे साथी है दिलीप सिंह और राकेश चौधरी। CBI नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट डर गई और उसने तुरंत एक फोन किया। जी, वो डायरेक्टर का केबिन 3रे फ्लोर पर है। वो आपको वहीं मिलेंगे। ज़ारा 3रे फ्लोर पर पहुंची और डायरेक्टर से मिली। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे हॉस्पिटल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं वो कितने लोग थे? कुछ लोगों का कहना है कि वो 2 लोग थे और वार्ड बॉय के कपड़ों में थे। मुझे पूरे अस्पताल की CCTV फुटेज चेक करनी है। जी, आप 2रे फ्लोर पर जाइए। वहाँ सिक्योरिटी रूम में वहाँ मनोज आपकी मदद करेगा। मैं उसे कह देता हूँ। ज़ारा ने उस रात की पूरी फुटेज देखी और अस्पताल से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने तुरंत किसी को फोन लगाया। मैंने CCTV फुटेज देखी। वो 2 लोग थे। क्या तुमने उसकी शक्ल देखी? नहीं, उन्होंने मास्क पहने रखा था। ये दोनों वही होंगे जिसने बॉस के 4 लोगों को हाईवे पर मारा और उन्हें गाड़ी में जिंदा जला दिया। कौन हो सकते हैं ये लोग? किसके आदमी है ये? और सूर्यदेव को क्यों बचा रहे हैं? हमें कैसे भी करके इनके बारे में पता करना होगा। उस CCTV फुटेज में एक अस्पताल का वार्ड बॉय इन दोनों के साथ बात करता दिखाई दिया था। मैंने अस्पताल के स्टाफ को पूछा। उस वार्ड बॉय का नाम दीपक है, यही पास रहता है। ढूंढो उसे जल्दी। फार्म हाउस पर राजेश्वर और राणा सूर्यदेव के पास बैठे थे। दोनों तनाव में नजर आ रहे थे और उस आदमी रामेश्वर रेड्डी के फोन का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें रोमा और दिया की खबर देने वाला था। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वो पूरा सेटअप यहीं ले आएंगे। ऑपरेशन के बाद सूर्य की हालत में काफी सुधार आया है। एक बात बताओ राणा, पापा ने इतने बड़े फार्म हाउस के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? राजेश्वर का यह सवाल सुनकर राणा थोड़ा घबराया। क्या बात है राणा, तुम कुछ कहना चाहते हो? बाबा, पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं। शायद सूर्य सही मौके का इंतजार कर रहा था। क्या नहीं बताना चाहिए?
चलिए मेरे साथ। राणा राजेश्वर को एक कमरे में ले गया जहां बहुत सारी अलमारियां थी। राणा ने एक अलमारी को बड़ी मेहनत से सरकाया। उस अलमारी के पीछे एक दरवाजा था जिस पर एक नंबर वाला डिजिटल लॉक लगा था। राणा ने उस लॉक को कुछ नंबर दबाकर बड़ी आसानी से खोला। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो एक बहुत बड़ी खंडहर जैसी जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आधुनिक फार्म हाउस से निकलकर वक्त में पीछे आ गए हों। कुछ देर उस गुफा जैसी जगह को पार करने के बाद एक और दरवाजा आया जिस पर डिजिटल लॉक के साथ साथ एक स्कैनर भी लगा था। राणा ने लॉक पर कुछ नंबर दबाए और स्कैनर के सामने अपनी आंखें ले गया। उस स्कैनर ने राणा की आंखें स्कैन करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर राजेश्वर के होश उड़ गए। दरवाजा खुलते ही एक बड़े से हॉल में एक के बाद एक लाइट्स ऑन होनी शुरू हुई। वहां इतने हथियार रखे थे कि उनसे तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा सकता था। ये सब क्या है राणा? इतने हथियार? बाबा, सूर्यदेव सिंह कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा किया है। पूरी दुनिया में आज तक जो भी हथियार इजाद हुए हैं वो आपको यहाँ इस कमरे में मिलेंगे। लेकिन पापा, इन हथियारों के साथ करते क्या हैं? ये तो आपको सूर्य से ही पूछना होगा। मेरा काम बस कंसाइनमेंट में आए हथियारों को यहाँ लाकर रखना है। राजेश्वर ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। वो उस कमरे और उसकी लाइट्स पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। राजेश्वर उस कमरे के एक हथियार को बारीकी से देख रहा था। इतने में राणा का फोन बजा। हेलो। हाँ रेड्डी, बोलो। राणा, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। मैं सूर्यदेव के घर गया तो था, लेकिन वहाँ मैंने कुछ अजीब सा देखा। क्या देखा तुमने? वहाँ ना तो सूर्यदेव के घर वाले थे और ना ही तुम्हारे आदमी, लेकिन घर में एक शख्स था और उसके बहुत से लोग भी थे। कौन था वो? गाड़ी में मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी। हाँ, लेकिन जब मैं दूर से देख रहा था वो गाड़ियों का झुंड वहाँ से कहीं जाने के लिए निकला। रेड्डी की बात सुनते ही राणा तेजी से राजेश्वर के पास गया। बाबा, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्या बात है? आप चलिए, रास्ते में बताता हूँ। राणा ने हथियारों के उस कमरे को ठीक से बंद किया और दोनों वापस सूर्यदेव के कमरे में पहुंचे। इसका मतलब मॉम और दिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और ये सब उस... राजेश्वर अपनी बात पूरी करते हुए बीच में ही रुक गया। उसे खिड़की से बाहर कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। राणा, वो देखो। राणा को जिस बात का शक था वही हुआ। दोनों ने देखा कि गाड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस जगह के बारे में तो किसी को नहीं पता। कौन है ये जिसे सूर्यदेव के फार्म हाउस का पता चल गया? क्या राजेश्वर और राणा अकेले इस दुश्मन का सामना कर पाएंगे? रोमा और दिया घर से कहां गायब हुए? जानने के लिए सुनिए दीवार का अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। राणा, ये गेट्स इन्हें रोक पाएंगी? बाबा, सिक्योरिटी कोड के बिना ये गेट्स नहीं खुलेगी और ये इतना मजबूत है कि इसे बम से उड़ाने पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि पापा यहाँ भी सेफ नहीं है। दोनों गाड़ियों के उस झुंड को घूर रहे थे। वो गाड़ियाँ तेजी से फार्म हाउस की ओर बढ़ रही थी। जब वो गाड़ियाँ गेट के पास रुकी, एक गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरा और वो गेट के पास आया। उसने पहले ही कोशिश में गेट के सिक्योरिटी कोड को इस्तेमाल करके गेट को खोल दिया। ये देखकर राजेश्वर और राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसने तो गेट खोल दी राणा। ये कैसे हो सकता है? उस गेट का कोड तो सिर्फ मुझे, सूर्य और रोमा को पता है। जैसे ही फार्म हाउस का गेट खुला, सभी गाड़ियां तेजी से अंदर आनी शुरू हुई। राजेश्वर और राणा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने लोगों का सामना अकेले कैसे करेंगे। वो कुछ हथियार लेकर नीचे उन गाड़ियों के पास पहुंचे। उन सभी गाड़ियों में एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें शायद मेन आदमी बैठा था। वो गाड़ी राजेश्वर और राणा के सामने आकर खड़ी हुई। दोनों ने अपनी बंदूक से उस गाड़ी पर निशाना लगाया। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला।
हेलो बॉयज। आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाए अजय देसाई उस गाड़ी से नीचे उतरे। उन्हें देखकर राजेश्वर और राणा हैरान हुए। देसाई, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, वो 2 लोग जिन्होंने सूर्यदेव को अस्पताल से भगाया वो तुम दोनों थे? इसका मतलब सूर्यदेव यही हैं। देखो देसाई, मुझे यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार सूर्यदेव को देखना। नहीं, निकलो यहाँ से। राणा बहुत गुस्से में था। राजेश्वर ने राणा के कंधे पर हाथ लगाकर उसे शांत किया। ठीक है, लेकिन ऊपर कमरे में हमारे साथ तुम अकेले आओगे। तुम्हारा कोई आदमी साथ नहीं चलेगा और तुम्हें अपने हथियार यहीं रखने होंगे। ये हुई ना बात, मुझे पहले से पता था। तुम एक ही समझदार मर्द उस घर में पैदा हुए हो। राणा ने अजय देसाई की तलाशी ली और उसे उस कमरे में ले गए। सूर्यदेव के पास पहुंचते ही देसाई उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा थी, लेकिन उसने उसे अपनी हंसी मजाक से छिपा दिया। राजेश्वर, तुम्हें पता है इस वक्त मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान। पूछो क्यों? राजेश्वर ने देसाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखता रहा। क्योंकि तुम्हारे बाप को इस हाल में ऐसे तड़पते देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी में मेरी एक ही ख्वाहिश है, सूर्यदेव सिंह को जिंदगी भर ऐसे ही तड़पते देखने की। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं उस शख्स का कितना शुक्रगुजार हूँ जिसने सूर्यदेव की ऐसी हालत की है। देख लिया तुमने, अब निकलो यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, तुम्हारी माँ के साथ मेरी एक डील हुई है, इसलिए आया हूँ। क्या बक रहे हो? रोमा तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती है। राणा, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ का पता किसने दिया? चलो अब बताओ, सूर्यदेव ने रशिया से लाए हुए हथियार कहाँ हैं? भूल जाओ देसाई, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राजेश्वर गहराई से कुछ सोच रहा था। उसने बीच में ही राणा और देसाई को टोका। एक मिनट, मॉम से तुम्हारी बात कब हुई थी? कल रात लगभग 3 बजे। मॉम ने आपको फोन क्यों किया? बाबा, इसकी बात पर यकीन मत करो, ये बहुत शातिर है। कल रात मुझे रोमा ने फोन किया था। उसे सूर्यदेव की बहुत फिक्र हो रही थी। तुम भी वहां नहीं थे और उसे अस्पताल भी जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए। क्या बात हुई तुम दोनों की? मुझे पहले से पता था कि सूर्यदेव पर अस्पताल में हमला होने वाला था। मैंने ये बात रोमा को बताई। वो बहुत डर गई। उसने मुझसे सूर्यदेव को बचाने को कहा। हमारी एक डील हुई, मैं सूर्यदेव को बचाऊंगा और बदले में वो मुझे इस जगह का पता बताएगी जहां सूर्यदेव अपने सारे हथियार रखता है। लेकिन सूर्य को तो हमने बचाया, फिर रोमा ने तुम्हें यहाँ का पता क्यों बताया? उसने नहीं बताया। कल रात जब मेरी रोमा से बात हुई, उसके आधे घंटे बाद रोमा ने मुझे दोबारा फ़ोन किया था, लेकिन इस बार मेरी उससे बात नहीं हुई। क्यों? जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तब मुझे पीछे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और रोमा ज़ोर से चिल्लाई। क्या मतलब घर में कोई घुस आया था? हाँ, शायद। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर पहुंचा तब वहां कोई नहीं था और घर खुला था। इसका मतलब रेड्डी ने जिसे घर में देखा वो तुम थे। फिर मैं रोमा को ढूंढता हुआ उसके कमरे में गया। तब वहां मुझे उसका फ़ोन ज़मीन पर पड़ा मिला और वहां एक सूटकेस भी रखी थी। उस सूटकेस में मुझे यहाँ का पता मिला। यानी मॉम और दिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। दिया को एक अनजान कमरे में होश आया। उसने आसपास नजर घुमाई। उस कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी। उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसे पास अपना चश्मा पड़ा मिला। उसने चश्मा लगाकर आसपास देखा। इतने में उसे एक कोने में रोमा दिखाई दी। वो अब भी बेहोश थी। मम्मा, उठो मम्मा। दिया ने रोमा के गाल पर थपथपाया और रोमा को धीरे धीरे होश आया। उसकी आंखें खुलते ही रोमा ने आसपास देखा और वो डर गई। दिया, तुम ठीक तो हो? ये हम कहाँ है? पता नहीं मम्मा, मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक किसी ने मेरा मुंह एक कपड़े से दबाया और फिर इस कमरे में मेरी आँख खुली। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं।
उस कमरे में एक ही दरवाजा था जो बाहर से बंद था। ना उस कमरे में कोई खिड़की थी और ना ही कोई वेंटिलेशन, बस 4 दीवारें और एक दरवाजा। ये दरवाजा तो बंद है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। रोमा ने दीवार पर कान लगाकर दूसरी तरफ की आवाजें सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के बाहर कोई दुनिया ही नहीं थी। वो निराश होकर वहीं दीवार पर सिर टिकाकर बैठ गई। इतने में उसकी नज़र छत की तरफ एक कोने में गई जहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। रोमा जान गई कि जिस किसी ने भी उन्हें किडनैप किया था वो उन पर नज़र रख रहा था। इतने में रोमा की नज़र दिया के कपड़ों पर पड़ी। दिया, ये तुम्हारे कपड़े कैसे फटे? पता नहीं मम्मा। फार्म हाउस पर राजेश्वर और राणा बहुत परेशान थे। अजय देसाई भी वहीं पर था। ये कोई सिंडिकेट का मेंबर नहीं हो सकता। सिंडिकेट अपने उसूल का पक्का है। वहाँ के लोग घर वालों को काम के बीच कभी नहीं लाते। ये उन्हीं का काम है, वो काले रंग के कपड़े पहने हुए लोगों का। तुम किसकी बात कर रहे हो राणा? ये कोई नया खिलाड़ी है, उसके पास हथियार भी दूसरे हैं। कौन से? उनमें से एक के पास जो गन थी वो ब्लैक रीपर जैसी लग रही थी और एक के पास स्टिंगर जैसी भी थी। क्या तुमने ठीक से देखा था? ऐसे हथियार तो सोमालिया के पायरेट्स इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इंडिया लाना बहुत मुश्किल है। क्या सूर्यदेव ने कभी वहां के लोगों से डील की है? नहीं, सूर्यदेव ने इन हथियारों से डील कभी नहीं की। इतने में राजेश्वर के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वो एक वीडियो मैसेज था। राजेश्वर ने उस वीडियो को प्ले किया। उस वीडियो में दिया बेहोश पड़ी थी और एक अनजान आदमी जिसकी पीठ दिखाई दे रही थी दिया के करीब जा रहा था। ये देखकर राजेश्वर की धड़कनें तेज हो गई और जोर से सांस लेने लगा। वीडियो में उस आदमी ने दिया का टॉप उतारा और फिर जीन्स का एक बटन भी खोला। वीडियो वहीं रुक गया और राजेश्वर जोर से चीखा, नहीं! कौन है ये जिसने रोमा और दिया को अगवा किया है? दिया के साथ क्या हुआ और कौन है ये काले कपड़े पहने हुए लोग? जानने के लिए सुनिए दीवार का अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। बधाई हो, आपने माई माफ